आज हम स्वास्थ्य दक्षता संबंधी परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनको समझने के लिए इनको दो भागों में अपने बांटते हैं ताकि इसको आसानी से समझ सकें। जो परीक्षण है यानी कि स्वास्थ्य दक्षता संबंधी जो परीक्षण है, उनको समझने के लिए दो भागों में बांटेंगे। ये परीक्षण क्या करते हैं? खिलाड़ियों की मुख्य रूप से गामक योग्यता, इसको मापते हैं गामक योग्यता, अपने बोल सकते हैं इसको गामक दक्षता को मापा जाता है। दूसरा, ये हमारी जो हृदय की धड़कनें हैं, हृदय की धड़कनों को मापा जाता है, धड़कनों को मापा जाता है। इसमें गामक योग्यताएं, हम सबको पता है कि गामक योग्यताएं 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले सहन शक्ति, सहन शक्ति। दूसरा शक्ति। तीसरा गति। चौथा लचकता। और पांचवा तालमेल। प्रश्न में सीधा इतना भी कह सकते हैं अपने को, इतना भी पूछ सकते हैं अपने से कि निम्न में से कौन सा परीक्षण है, गामक योग्यता का परीक्षण है, ये भी पूछ सकते हैं। और अंदर से अपने से ये भी पूछ सकते हैं भी ये शक्ति परीक्षण है, गति परीक्षण है, किस प्रकार का परीक्षण है, इसके बारे में अपने से पूछ सकते हैं। कई बार गामक की जगह शारीरिक दक्षता भी लिखाता है, शारीरिक योग्यता भी लिखा सकता है, जैसे शारीरिक योग्यता और शारीरिक दक्षता, ये भी लिखा सकता है। और हृदय की धड़कनें, इनको किसी भी बहुत से परीक्षण इनके लिए भी जारी किए गए हैं, और इन परीक्षण के बाद में खिलाड़ी की हृदय की धड़कनों को मापा जाता है, प्रति मिनट के हिसाब से उनको मापा जाता है। और मापने के बाद में वो खिलाड़ी कितनी देर में सामान्य हो जाता है, ये देखा जाता है। खिलाड़ी जितनी जल्दी सामान्य होगा, उसकी फिटनेस उतनी ही महत्वपूर्ण अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब होता है, जो हृदय की धड़कनों का मतलब ये होता है कि ये खिलाड़ी की हृदय क्षमता को मापता है, या आपने कह सकते हैं उसकी फेफड़ों की क्षमता को मापता है। फेफड़ों की क्षमता, फेफड़ों की योग्यता, हृदय की क्षमता, हृदय की योग्यता, इन चीजों को ये मापता है। अब इसके बारे में अपने आगे डिटेल से जो क्वेश्चन है उनको करेंगे अपने। पहला क्वेश्चन, ऑफर्ड, इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऑफर्ड एक बहुत ही फेमस परीक्षण है जो अमेरिका के द्वारा दिया गया था। अमेरिका की एक संस्था है ऑफर्ड, उसके द्वारा यह परीक्षण जारी किया गया था। ऑफर्ड शारीरिक परीक्षण में 1976 में बदलाव के बाद कौन सा परीक्षण हटा लिया गया था? तो ये हम सबको पता है कि इसके अंदर महत्वपूर्ण, जब ये परीक्षण शुरू किया गया था, इसमें 7 महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी या 7 महत्वपूर्ण व्यायाम थे इसके अंदर। उसके बाद में उसमें कुछ संशोधित किया गया था, संशोधन 1976 में किया गया था। 1976 में किया गया था, तो उस समय इनमें से सॉफ्ट बॉल को हटा लिया गया था। यानी कि इनसे जो 7 परीक्षण थे, उनमें से 7वां अंतिम परीक्षण जो था वो सॉफ्ट बॉल था, उसको हटा लिया गया था। अब 7 परीक्षण कौन कौन से थे, एक बार उन पर हल्की सी नजर अपने मार लेते हैं कि 7 परीक्षण कौन कौन से थे। 7 परीक्षण की अगर अपने बात करें तो पहला परीक्षण ऑफर्ड के अंदर, ऑफर्ड जो परीक्षण है उसके अंदर जो पहला था वो कंधों की क्षमता के लिए, कंधों की क्षमता या सहन शक्ति को मापने के लिए किया जाता था। इसके अंदर इसको 2 भागों में बांटा गया था। पहले परीक्षण को कै, यानी कि लड़कों के लिए जो परीक्षण था उसको बोलते थे पुल अप्स, और जो लड़कियों के लिए परीक्षण था उसको बोलते थे फ्लेक्स्ड आर्म्स हैंग। फ्लेक्स माने क्या होता है? इस कोण को कम करना, कोणी के कोण को कम करना। फ्लेक्स्ड आर्म यानी मुड़ी हुई भुजाओं के द्वारा इस प्रकार लटकना पड़ता था, तो ये हो जाएगा फ्लेक्स्ड आर्म हैंग। ये परीक्षण था, ये लड़कियों के लिए था। किसके लिए था? ये लड़कियों के लिए परीक्षण था, यानी महिला वर्ग के लिए परीक्षण था।
उसके बाद में दूसरा परीक्षण था सिटअप, ये लड़के और लड़कियों सबके लिए सामान्य था। उसके बाद तीसरा परीक्षण था शटल रन। चौथा जो परीक्षण था वो था स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ब्रॉड जंप। पांचवा जो परीक्षण था वो था 50 गज डैश दौड़। छठा जो परीक्षण था वो था 600 गज दौड़ना या चलना। और सातवां जो परीक्षण था वो था सॉफ्ट बॉल। ये परीक्षण थे। और यहां अपने लिए जानना ये भी जरूरी है, अपने क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण कुछ चुने हुए प्रश्न अपने इसमें हल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ जानकारी मिल जाएगी कि ये दोनों जो थे ये कंधे के मापन था, कंधे की मांसपेशी की शक्ति व सहन शक्ति परीक्षण, ये मापता था। सिटअप जो था वो पेट की मांसपेशी की शक्ति का मापन था। शटल रन जब भी करवाया जाता है, शटल रन हमेशा खिलाड़ी की फुर्तीलेपन के लिए मापा जाता है। शटल रन क्या होता है, एक तरफ से यूं लाइन खींच दी, यूं लाइन खींच दी, खिलाड़ी को यहां से यहां तक बार बार जितनी भी बार उस परीक्षण में दी गई है उसके हिसाब से खिलाड़ी को भगाया जाता है, तो इसको बोलते हैं शटल रन। शटल रन हमेशा खिलाड़ी की, शटल रन कितने का था, 10 शटल रन था इसके अंदर, 10 इंटू 4, 10 गज के लिए था ये, 10 गज परीक्षण था। इसके ये था खिलाड़ी के फुर्तीलेपन के लिए, फुर्तीलेपन के लिए शटल रन का प्रयोग। और इस चीज को लेके छोटे ग्राउंडों में अभ्यास किया जाता है। आपने कभी देखा होगा कि आपने सुना है कि 200 मीटर का ट्रैक, इसको अभ्यास 200 मीटर का ट्रैक होता है, इसको अभ्यास ट्रैक बोलते हैं, प्रैक्टिस ट्रैक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे मैदानों के अंदर प्रैक्टिस करने से खिलाड़ी के अंदर फुर्तीलेपन की योग्यता और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की योग्यता बढ़ती है। इसी को लेकर आजकल आपने देखा होगा कि फुटबॉल वगैरह के जो टूर्नामेंट होते हैं, खिलाड़ी जो प्रैक्टिस करते हैं उनको बड़े मैदान की बजाय छोटे मैदानों में खेलने का मौका दिया जाता है, ताकि वो अपने फुर्तीलापन को ज़्यादा बढ़ा सकें। और उसी को लेके ये शुरू किया गया है शटल रन। उसके बाद स्टैंडिंग जंप आ गया। स्टैंडिंग जंप ये पैरों की, ये स्टैंडिंग जंप आता है, ये प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर आता है। और प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज हमेशा विस्फोटक शक्ति को बढ़ाती है या मापती है। विस्फोटक शक्ति किसकी? पैर की विस्फोटक शक्ति। 50 गज दौड़, ये गति परीक्षण है, ये भी खिलाड़ी की गति का परीक्षण होता है। 100 गज दौड़ना और चलना। दौड़ने और चलने का मतलब होता है धीमी गति। किससे होता है? धीमी गति से। और धीमी गति खिलाड़ी की अगर वैसे बात करें तो सहन शक्ति, कौन सी? सहन शक्ति। अब सहन शक्ति में पूछ लीजिए कौन सी सहन शक्ति, तो कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस मतलब खिलाड़ी के हृदय सहन शक्ति को मापी जाती है, धीमी गति। और धीमी गति से जो सहन शक्ति होती है उसको एक तरीके से ये और कह सकते हैं, ये हमेशा एरोबिक होती है, कभी भी एनारोबिक नहीं होती, कभी भी। क्योंकि लंबी दूरी की परीक्षण है तो लंबी दूरी में समय ज्यादा लगता है, इसलिए खिलाड़ी इसको एनारोबिक नहीं कर सकता, ये हमेशा एरोबिक ही होती है। तो ये भी अपने से पूछा जा सकता है। शॉर्ट बॉल, ये कंधे की विस्फोटक शक्ति को मापता था, कंधे की विस्फोटक शक्ति। तो ये अपने को याद रखना है। अब चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर अपने। देखिए, तो इसमें से क्या हुआ कि सातवां जो परीक्षण था आपको बताया सॉफ्टबॉल, उसको 1976 के अंदर हटा दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है शारीरिक दक्षता परीक्षण में महिला व पुरुष को किस भाग का परीक्षण करना चाहिए। जब 1976 के बाद 1988 में आफर्ड के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था, तो उस समय एक
स्किन फोल्ड मापन परीक्षण शुरू किया गया था। स्किन फोल्ड मापन परीक्षण शुरू किया गया था 1988 के अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि जो जिसका परीक्षण करते हैं उसकी वसा को मापा जाता है, वसा के प्रतिशत को मापा जाता है। तो उसके लिए एक बॉडी क्लिपर बोल लो या स्किन फोल्ड क्लिपर आते हैं, उनको क्लिप लगा के खिलाड़ी के मापन किया जाता है। इसमें क्या हुआ कि खिलाड़ी का मापन करने का काम, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, महिला पुरुष कोई भी हो, उनमें अगर अब आपको मापना है तो दाहिनी तरफ से आपको मापन करना होगा, बाईं तरफ से आप मापन नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है पैरों की विस्फोटक शक्ति मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए। पैरों की विस्फोटक शक्ति के लिए हमेशा प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज ही करवाई जाती है या उनको द्वारा ही मापन किया जाता है। इनमें से शटरन फुर्तीलापन को मापती है, आपको बताया था ये फुर्तीलापन मापा जाता है इससे। 50 गज डैश दौड़, ये गति का परीक्षण है। और ब्रॉड जंप, ये है अपने पैरों की मापन शक्ति, यानी पैरों की विस्फोटक शक्ति को मापने का जो परीक्षण है वो ब्रॉड जंप होता है। ब्रॉड जंप मतलब दोनों पैरों को जोड़कर एकदम से लंबी छलांग लगाए। फ्लेक्स आर्म हैंग परीक्षण का संबंध है। आपको बताया था कि आफर्ड के अंदर जो पहला परीक्षण उसको दो भागों में बांटा गया है, महिला और पुरुष दोनों के लिए। पुरुषों के लिए जो परीक्षण था वो था पुलअप्स और महिलाओं के लिए था फ्लेक्स्ड आर्म हैंग। तो ये महिलाओं का परीक्षण है। वर्तमान में आफर्ड में शारीरिक परीक्षण में परीक्षणों की संख्या कितनी है? जब ये परीक्षण शुरू किया गया था तब इसमें 7 थे। उसके बाद में 1976 में 6 हो गए और 1988 में जब बहुत बड़ा बदलाव किया गया तब इनकी संख्या 5 बची थी। कितने रहे? 5। स्किन फोल्ड में महिलाओं में कितने स्थानों का मापन किया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्किन फोल्ड मापन पुरुषों में 3 स्थान और महिलाओं में 2 स्थान से किया जाता है। पुरुषों में ये 3 स्थान बाजू, सीना और पेट, यानी इस जगह से इसका परीक्षण किया जाता है। महिलाओं में 2 जगह का परीक्षण होता है, एक बाजू का और एक इलियक का। इलियक, सुपर इलियक। इलियक मतलब होता है जो अपने कूल्हे की ऊपर की जो जगह होती है, इस जगह की उसका मापन, उसका मोटापा मापा जाता है। तो स्किन फोल्ड में महिलाओं में कितने स्थानों का परीक्षण किया जाता है? तो 2 स्थानों का होता है। कौन कौन से? बाजू और इलियक का। ये जो छाती का परीक्षण है ये पुरुषों का होता है, इसलिए ये विकल्प अपने लिए सही नहीं है, इसमें भी ये आ गया। और उदरीय स्किन फोल्ड परीक्षण, ये दोनों के लिए कॉमन है। और महिलाओं के लिए जो सिर्फ परीक्षण है वो कौन सा है? स्किन फोल्ड परीक्षण। पुरुषों के स्किन फोल्ड परीक्षण में महिलाओं के स्किन फोल्ड परीक्षण में असमानता है। ऐसा कौन सी चीज जो कॉमन नहीं है? इसमें सीने का परीक्षण है, अपने कहते हैं ये पुरुष और महिलाओं का कॉमन नहीं है। उसके बाद आ जाइए आप सार्जेंट परीक्षण। सार्जेंट परीक्षण एक शक्ति परीक्षण था। ये फुल फ्लैश क्या था? एक शक्ति परीक्षण था, सार्जेंट परीक्षण। 1980 में ये शुरू हुआ था। इसमें क्या था? 3 प्रकार के एक्सरसाइज, यानी 3 प्रकार का शक्ति मापन किया जाता था। एक तो होता है डायनमोमीटर के द्वारा। वो डायनमोमीटर का जो परीक्षण था वो पैरों और पीठ की शक्ति यानी कि विस्फोटक शक्ति को मापने के लिए किया जाता था। दूसरा परीक्षण था हाथों की पकड़, मैन्योमीटर के द्वारा मापी जाती थी। तीसरा था पुशअप, जिसके द्वारा या पुलअप के द्वारा खिलाड़ी की हाथों की क्षमता मापी, ताकत मापी जाती थी। तो इसमें पैरों की विस्फोटक शक्ति का मापन किया जाता है किसके द्वारा? सार्जेंट परीक्षण के द्वारा। आफर्ड परीक्षण युवाओं में ब्लैंक्स की माप करने से संबंधित है। इसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा अपने टिपिकल बनाया है, सामान्य मोटर योग्यता या मोटर फिटनेस। आपको इनमें नजर अंतर नहीं नजर आता, अंतर बहुत बड़ा अंतर है, यहाँ बताने संभव नहीं है छोटे समय में। मोटर शिक्षणता ये तो है ही नहीं। अब बात चलती है दोनों में अगर छांटना पड़े तो कौन सा छांटेंगे अपने? इसमें जब भी छांटना पड़े, मोटर फिटनेस का मतलब होती है मोटर दक्षता, यानी कि गामक, क्या लिखेंगे? गामक दक्षता। आपको यहाँ पे थोड़े से समय समझने वाली बात है, जब भी परीक्षण मापा जाता है तो जहां पर आपको दक्षता, अगर योग्यता और दक्षता दोनों एक साथ दिए गए हों तो आपको दक्षता करके आना है, ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर कौन सा करेंगे? मोटर फिटनेस वाला करेंगे। जेसीआर परीक्षण, जेसीआर परीक्षण, जेसीआर, जेसीआर। जे का मतलब है जंप, सी का मतलब है चिन अप और आर का मतलब है रन, यानी कि भागना। ये 3 प्रकार के परीक्षण थे इसके अंदर।
इसलिए इसका नाम JCR परीक्षण रखा गया। ये किसको मापता है? विस्फोटक शक्ति को मापता है, अधिकतम शक्ति को मापता है, सहन शक्ति को मापता है, तालमेल को मापता है। JCR परीक्षण फुल फ्लैश विस्फोटक शक्ति को मापने वाला था। इसके अंदर जंप के द्वारा पैरों की और रनिंग के द्वारा भी पैरों की और चिनअप के द्वारा हाथों की विस्फोटक शक्ति को मापा जाता है। नेक्स्ट, क्रॉस ओवर टेस्ट का प्रयोग किसके लिए, किसे मापने के लिए किया जाता है? जितने भी परीक्षण हैं अपने सारी शिक्षा में, उनमें सबसे अलग, सबसे भिन्न अलग तरीके का जो परीक्षण है वो गोबर टेस्ट है। क्योंकि बाकी सब में खिलाड़ी की कितनी ज़्यादा योग्यता है, कौन खिलाड़ी, कौन व्यक्ति किससे कितना ज़्यादा योग्य है, ये मापा जाता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा परीक्षण है जो खिलाड़ी में न्यूनतम क्षमता, यानी कम से कम कितनी ताकत है उसकी मांसपेशियों में, उस खिलाड़ी में कितनी कम योग्यता, ये मापता है। इसका मापन का मतलब है कि ये कहता है कि ऐसा परीक्षण किया जाए जिससे व्यक्ति या खिलाड़ी को बताया जाए कि इससे कम क्षमता आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो क्रॉस ओवर टेस्ट सब में से अलग टेस्ट है क्योंकि ये खिलाड़ी की न्यूनतम पेशियां यानी मांसपेशियों की ताकत को मापता है। ये एकमात्र परीक्षण है। और सबसे ज्यादा प्रश्न अगर ढंग के एग्जाम में देखे जाए तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो आए हैं वो इस क्रॉस ओवर टेस्ट पर ही आए हुए हैं। कनेडियन टेस्ट जो भारत में भी अपने प्रसिद्ध है, NIS पटियाला या एमपीड वगैरह के फिजिकल के अंदर ये किया जाता है। कनेडियन टेस्ट का समय होता है 35 सेकेंड। अगर अपने से सीधा ये पूछ लिया जाए भी कनेडियन टेस्ट का समय होता है 35 सेकेंड करके आएंगे। अगर अपने से ये पूछ लिया जाए कि इंडोर में कितना होता है, तो इंडोर में होता है 36 सेकेंड, 1 सेकेंड की छूट दी जाती है। हृदय श्वसन क्षमता को मापने का श्रेष्ठ विकल्प है। आपको बताया था कि यहाँ हृदय की क्षमता को मापा जा रहा है, अपने मांसपेशी की क्षमता को नहीं मापा जा रहा है। हृदय की क्षमता ये कहता है कि जब खिलाड़ी पे किसी प्रकार का लोड दिया जाता है तो खिलाड़ी का लोड के कारण क्या होता है कि उसको अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना होता है, ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होता है। और जैसे वो बढ़ाता है तो बढ़ाने के लिए उसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन को जल्दी से जल्दी अंगों तक भेजने के लिए इस हृदय को बहुत जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है। और जल्दी पंप करने के कारण क्या होता है कि उसकी हृदय की दरें भी बढ़ जाती है। तो ये कहता है इस परीक्षण का एक ही कारण होता है, एक ही मतलब होता है कि खिलाड़ी का परीक्षण देखता है कि परीक्षण के बाद में खिलाड़ी कितने जल्दी समय में सामान्य हो जाता है। जो खिलाड़ी जितना जल्दी सामान्य होता है उसको उतना ही अधिक फिटनेस, उसकी फिटनेस को उतना ही अच्छा माना जाता है। इसके अंदर जितने भी परीक्षण हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। ये सबसे अच्छा परीक्षण है। इसके अंदर एक बॉक्स रखा होता है, उस बॉक्स पे चढ़ना होता है, उतरना होता है। चढ़ने उतरने के बाद में खिलाड़ी की जो हृदय की धड़कनें हैं उनको मापा जाता है। भार तथा ऊंचाई पर आधारित सांख्यिकीय परीक्षण है। सांख्यिकीय परीक्षण में ध्यान देना क्योंकि इसमें संख्या भी निकाली जाती है, लास्ट में आंकड़े निकाले जाते हैं, संख्या निकाली जाती है, इसलिए इसको सांख्यिकीय परीक्षण कहा जाता है। भार तथा ऊंचाई पर आधारित परीक्षण है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। इसके बाद में आता है किस परीक्षण का आदर्श, किसी परीक्षण का आदर्श उसमें किस आधार पर कार्य करता है। ये कहता है कि वो परीक्षण बहुत अच्छा परीक्षण हो या उसके जो नॉर्म्स आधारित किए जाते हैं, उसके जो नियम बनाए जाते हैं किस आधार पर बनाए जाते हैं। एक जाहिर सी बात है कि अगर अपने परीक्षण के अंदर 50 आदमी आ जाएं, हर अलग अलग उम्र के आ जाए, एक आदमी 50 आदमियों से 10 आदमी ऐसे हैं जो 60 से ऊपर के हैं, 20 आदमी ऐसे हैं जो 18 साल के हैं, तो क्या सबके लिए एक जैसा परीक्षण चलेगा? ये कहता नहीं चलेगा। क्या पुरुष और महिलाओं के लिए एक जैसा परीक्षण चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये कहता है कि जब परीक्षण किया जाता है तो उसका आधार कैसे तैयार किया जाता है। ये कहता है सोच की जरूरत नहीं है। परीक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ों पे आप उनका डिवाइडेशन नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष प्रमाण पे नहीं कर सकते। ये कहता है जब आप खिलाड़ी आपके पास आते हैं या कोई भी वर्ग जब आपके पास आता है तो उनको आप उम्र के आधार पर बांटोगे, लिंग के आधार पर बांटोगे और वर्ग के आधार पर उनको बांटकर आप उनका परीक्षण करोगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा स्कोर मोटापे को इंगित करता है? BMI, बॉडी मास इंडेक्स का कौन सा स्कोर मोटापे को इंगित करता है? इसमें 6 प्रकार के स्कोर दिए गए हैं। ये कहता है कि अगर आपका भार, इसमें क्या होता है कि भार और ऊंचाई के आधार पर परीक्षण किया जाता है। ये कहता है कि आपका अगर भार 18.5, भार का मतलब
सूत्र लगाने के बाद में बीएमआई का सूत्र लगाने के बाद में जो स्कोर आपके आता है, अगर वो स्कोर 18.5 आ गया आपका, तो आपके अंदर भार जो है 18.5 या 5 से कम अगर आ गया तो आपका भार जो है अल्प भार में है, आपका भार बहुत कम है, आवश्यकता से कम है। उसके बाद में ये कहता है कि 18.5 से अगर आप 24.9 तक अगर आपके अंदर भार है तो आपका भार है वो सामान्य भार है। कितना आएगा? सामान्य भार है, ना कम ना ज्यादा। ये कहता है कि अगर 25 से अगर आपका भार 29.9 है, कितना है? 29.9 अगर स्कोर आ जाता है तो आपके अंदर अति भार है। ये कहता है भी ये भार बढ़ रहा है आपका। आदर्श भार ये होता है, बीएमआई के अनुसार आदर्श भार कौन सा है? ये है। आदर्श भार मान लो, सामान्य भार मान लो, औसतन भार मान लो, ये है। और 29 के बाद 30 से ये कहता है कि 34.9 अगर कोई भार है तो यहां से मोटापे की शुरुआत हो जाती है। इस जगह से ये कहता है कि आपके अंदर मोटापा शुरू हो गया है। यहाँ पर कितनी स्टेज आएंगी? 3 स्टेज आती है मोटापे की। ये कहता है मोटापा आपके अंदर आ गया, मोटापा आ गया, और ये मोटापे की फर्स्ट स्टेज है। ये कहता है अगर आप 34 से 40, 35 से अगर आप 40 तक अगर आप पहुंच जाते हो, 35 से 40 अगर आप 35 से 40 39.9 तक अगर आप पहुंच जाते हो तो आपके अंदर सेकंड स्टेज शुरू होगी। और अगर आप 40 या 40 से अधिक हो तो मोटापे की सबसे खतरनाक स्टेज आपके अंदर शामिल हो जाती है, आप खतरनाक स्टेज पे चले जाते हो। तो ये 32 पूछता है किसको इंगित करता है? मोटापे कौन करता है? 15 अल्प भार को करता है, 20 सामान्य भार को करता है, 25 अति भार को करता है, और 32 है जो मोटापे की फर्स्ट स्टेज को इंगित करता है। तो ये है मोटापा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम आयु संबंधी परीक्षण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।